आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं और जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, कहा 370 को हटाना नामुमकिन, मुस्तकिल हो चुकी है दफा 370। सीएम महबूबा ने किया फैसले का खैर मकदम। कंगन तशद्दुद पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक पुलिस एहलकार को किया सस्पेंड, तशद्दुद में मारा गया था एक नौजवान। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ते और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जो कि दफा 370 से जुड़ी हुई है। जी हां, जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाली आईन की दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद अहम तबसरा किया है। और कोर्ट ने यह तबसरा 2017 में अपने एक फैसले को लेकर किया है। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि सालों से बने रहने के चलते अब यह दफा मुस्तकिल हो गई है, जिसे हटाना नामुमकिन है। गौरतलब है कि जस्टिस आदर्श के गोयल और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने विजय लक्ष्मी झा की पिटीशन पर समाअत करते हुए कहा कि दफा 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन के तहत लाई गई थी, जिसे 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर आईन साज असेंबली के साथ खत्म हो जाना था, क्योंकि इसे सदर जमहूरिया और पार्लियामेंट की जानिब से परमिशन नहीं मिलने के बावजूद जारी रखना हिंदुस्तानी आईन के साथ धोखा था। वहीं इस पूरे मुद्दे को इस साल की अदालत ने 2017 सरफेसी मामले में शामिल किया गया है, जहां हमने दफा 370 के हेड नोट के बावजूद कोई टेम्परेरी प्रोविजन नहीं है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने झा की उस पिटीशन को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट से यह ऐलान करने की गुजारिश की थी कि कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को टेम्परेरी करार दिया जाए। और इसी पर मजीद मालूमात के साथ जी मीडिया नुमाइंदे सुमित इस खबर पर फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सुमित, 370 को लेकर के असल में जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको किस तरह से समझा जाए, क्या है इसका पूरा मतलब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि कुछ पुराने फैसले में ये पहले ही साफ किया जा चुका है। यानी कि कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि धारा जो अनुच्छेद 370 है वो से अस्थायी नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट अभी भी 370 में जो है एक तरह से चाहता है कि इस पूरे मामले पर जो है कोर्ट में बहस हो, क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को अस्थायी नहीं माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के जो वकील थे उनका साफ तौर पर कहना था कि दर्जनों याचिका जो हैं वो विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में तमाम याचिका की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार की दलील थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ता के लिए टाल दी है। तो 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली नहीं, लेकिन ठीक है, 3 हफ्ते बाद जो कुछ भी होगा, लेकिन अभी की अगर बात की जाए, अभी जो तबसरा आया है, क्या ये मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है, भले ही इनडायरेक्ट तौर पर? देखिए, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है और कभी भी ऑब्जर्वेशन को फैसले के जरिए नहीं लिया जाना चाहिए, ये कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो फैसले को या मामले को सुलझाने के लिए होता है। तो यह कोर्ट का जो है ये सिर्फ एक टिप्पणी थी और कोर्ट ने एक तरह से सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है कि धारा 370 को अस्थायी नहीं माना जा सकता है। हालांकि फिलहाल लेकिन ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही सही सुमित, लेकिन अगर कोर्ट ने ये साफ लफ्जों में कहा कि सालों से बने रहने के चलते अब ये दफा मुस्तकिल हो गई है, जिसे हटाना नामुमकिन है, तो क्या ये अपने आप में बहुत ज्यादा तस्वीर को साफ नहीं कर देता ऑब्जर्वेशन? जी बिल्कुल, कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि इससे पहले भी कोर्ट इस विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई किया है और कुछ पुराने फैसले में ये पहले भी साफ किया जा चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। और ऐसे में कोर्ट का इस सुनवाई में कहना कि अनुच्छेद 370 को अस्थायी नहीं माना जा सकता, ये काफी अहम टिप्पणी मानी जा सकती है। हालांकि
दर्जनों याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसे 370 की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका जो है वो ठीक है, लेकिन सुमित अब इस ऑब्जर्वेशन को क्या ग्राउंड बनाया जा सकता है इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन 2 जजों की बेंच की है, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जब याचिकाकर्ता की ओर से जब इस मामले में दलील ली जाएगी तो कहीं ना कहीं इस टिप्पणी की कोर्ट को जरूर आधार बनाया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि सुमित, चलिए ये तो कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, लेकिन अगर हम सियासत की बात करें तो ये मामला जो है दफा 370 इस मुल्क की सियासत में बेहद अहम मकाम रखती है। तो क्या भले ही ऑब्जर्वेशन आया हो, इससे अपोजिशन को हमला करने का मौका ना मिला हो, या फिर कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका नहीं है क्या ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से याचिकाकर्ता के लिए तो एक अहम ऑब्जर्वेशन माना जा सकता है और जाहिर तौर पर सरकार के लिए भी एक तरह से एक सेटबैक की तरह से देखा जा सकता है। हालांकि अभी कह पाना जल्दबाजी होगा कि इस ऑब्जर्वेशन से आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले में फैसला लेता है। बेशक, लेकिन इधर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया और उन्होंने तमाम अपनी बातें भी उस ट्वीट में शामिल की कि ये कहीं ना कहीं साफ करता है कि क्या सिचुएशन है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, सुमित आपसे जुड़ता हूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पैंथर पार्टी के लीडर भीम सिंह साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। भीम सिंह साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। थैंक यू। भीम सिंह साहब, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है भले ऑब्जर्वेशन के तौर पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, आपका प्रश्न क्या है, जानना क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को लेकर के एक अहम ऑब्जर्वेशन किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सालों से बने रहने के चलते अब ये दफा मुस्तकिल हो गई है, जिसे हटाना नामुमकिन है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं उसी तरह से देख रहा हूं जिस तरह से आज तक भारत के लीडर देखते रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस देखती रही है, कम्युनिस्ट पार्टी देखती रही है, और जिस तरह आज बीजेपी देख रही है। अगर आप 370 पढ़ेंगे, उससे पहले लिखा है टेम्परेरी जी, आरजी, मैंने नहीं लिखा है ये, बिल्कुल ये जजों ने लिखा है, पार्लियामेंट ने लिखा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी उस वक्त लिखा गया था। 1950 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें लिखा टेम्परेरी प्रोविजन, तो ये परमानेंट कैसे बन सकता है? ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं बन सकता, लेकिन कोर्ट ने कुछ सोच समझ करके ही ये ऑब्जर्वेशन तो दिया होगा ना। जो सब कहती है वो ठीक नहीं होता है। Whatever court says, court is not angel, कोर्ट खुदा नहीं है। चलिए, तो आपके पास आगे क्या जो है रास्ते रह जाते हैं, आप आगे इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि जो रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर के खुशी जाहिर की है, खैर मकदम किया है ट्वीट के जरिए। कानूनी युद्ध होगा। कानूनी युद्ध किस तरह का? लेकिन पार्लियामेंट क्यों खामोश है? ये बात पार्लियामेंट को पूछिए किसी को कि वो खामोश क्यों है। इस 70 साल हो गए टेम्पररी प्रोविजन हुकूमत कर रही है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है सिर्फ 370 से हो रहा है। हिंदुस्तान से मना दीजिए इसको, जम्मू कश्मीर को, आराम हो जाएगा, अमन हो जाएगा। चलिए, देखना होगा कि किस तरह की कानूनी लड़ाई आप आगे लड़ते हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया भीम सिंह साहब आपका। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सीनियर सहाफी राहुल जलाली साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। राहुल जलाली साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर सर। शुक्रिया सर, सुप्रीम कोर्ट का यह बेहद अहम तबसरा, बहुत अहम ऑब्जर्वेशन किस तरह से देखा जाना चाहिए, रियासत के हिसाब से भी और सियासत के हिसाब से भी? देखिए, जहाँ तक रियासत का हिसाब है, 370 की बात की जाए तो 370 आज की तारीख में एक महज एक आर्टिकल रह गया है हमारे आइन में। क्योंकि अब देखें तो 370 करता क्या है? 370 तो सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो दिल्ली पार्लियामेंट कानून बनाती है वो डायरेक्टली कश्मीर में अप्लाई नहीं होती है जी। उसे जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली वहां ना ले तब तक ये वहां नहीं। तो सर, ये दफा 370 की ही वजह से तो हो पाता है ना? नहीं, तो बिल्कुल नहीं है आपका।
अभी तक क्या हुआ है हाँ। कि कम से कम 98 सेंट्रल लॉज हैं, जिसमें से 94 ऑलरेडी अप्लाई हो चुके। और मजे की बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले जो वहां की सरकार है पीडीपी ने, उन्होंने ये कोशिश की फॉरेस्ट बिल को, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ट्राइबल राइट्स की, उससे जम्मू कश्मीर में लाया जाए, पर उसकी खिलाफवर्जी भाजपा ने की और भाजपा ने असेंबली में ये कहा कि ये 370 के खिलाफ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि भाजपा ये मान गई। 370 से आज की तारीख में कश्मीरी इमोशनली जुड़ा हुआ है और जो माहौल है उसमें इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही आया है कि इसे हिलाया ना जाए। ऐसे भी हिल नहीं सकता है, क्योंकि अगर 370 देखे तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है। अभी भीम सिंह जी नहीं, लेकिन सर इस पर जब ये ऑब्जर्वेशन आ रहा था तो जो मरकजी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील थे वो ये कह रहे थे कि तमाम दूसरी पिटीशंस भी पड़ी हुई हैं, इसको लेकर के जेर गौर है वो। तो क्या इससे कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत को एक सेटबैक लगा है और बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में जो दफा 370 को लेकर के अपनी मौकिफ रखती है उसको तब्दील करने की आज जरूरत आन पड़ी है इस ऑब्जर्वेशन के बाद? देखिए, बीजेपी ने तो तब्दील कर ही दिया था जिस दिन वो अपने अलायंस में बैठी पीडीपी के साथ। आपको याद होगा कि उन्होंने दस्तखत कर दिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, एजेंडा ऑफ अलायंस जिसे कहा जाता है, जिससे बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो 370 का मुद्दा नहीं उठाएगी। तो उसी दिन साफ हो गया था। तो मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन सर रियासत में भले ना उठाया जाता हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बार बार सेंट्रल पॉलिटिक्स में बार बार ये बात आती है सामने और बीजेपी बार बार इसको लेकर के अपना अलग रुख अख्तियार करती है पीडीपी से। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी स्टेट असेंबली में राइट बिल की बात आई, जो एक सेंट्रल लॉ है जिसे कश्मीर में लाने की बात हुई, तो जो असेंबली में बीजेपी के सांसद है, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने इसकी खिलाफवर्जी की ये कहते हुए कि ये 370 के खिलाफ जाएगा। तो जहां तक स्टेट के जो उनके चुने हुए लोग हैं वो भी 370 का सहारा ले रहे थे इस बार कि फॉरेस्ट राइट्स बिल कश्मीर में लागू ना हो। तो बीजेपी का जो रवैया है साफ नहीं है कि वो क्या अपोज कर रहे हैं 370 को या सर ये क्या जानबूझकर है? जैसा आप कह रहे हैं कि साफ नहीं है, क्या ये साफ ना जाहिर करने की एक कोशिश है कि आप का जो है इत्तेहाद भी आपका बना रहे और गवर्नमेंट में भी आप बने रहे और 370 को लेकर के कंफ्यूजन की एक सूरत हाल पैदा की जाए? क्या ये जानबूझ के पैदा की गई है? देखिए, 370 के बारे में तो कंफ्यूजन तो ही भरा हुआ है। कई लोगों को ये लगता है कि अगर 370 हट जाए तो जो प्रॉपर्टी राइट्स है जम्मू कश्मीर में, जहां बाहर का कोई लेन खरीद नहीं सकता है जमीन, वो भी हट जाएगा। पर मैं ये वाजे कर दूं कि 370 से प्रॉपर्टी राइट्स का कोई लेना देना है नहीं। प्रॉपर्टी राइट जम्मू कश्मीर, अगर अभी तक की हम बात करें, बार बार जो 370 को लेकर बीजेपी अपनी बात रखती है, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद बीजेपी क्या कर सकती है? आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के पास क्या रास्ते? देखिए, अगर बीजेपी 370 का जो इनकी पॉलिसी रही है, जिसके लिए जनसंघ जो बीजेपी की मदर पार्टी अगर कहा जाए जो बनी थी, वो ये था कि एक विधान और ये 370 की खिलाफ वर्जी में ये बना था। तो अगर इनको अपनी पुरानी पॉलिटिक्स में जाना है तो फिर हुकूमत जम्मू कश्मीर में हुकूमत से हट जाना पड़ेगा। क्या उसके लिए बीजेपी तैयार है? और अगर ये हुकूमत में रहेंगे तो यही रवैया रहेगा कि कभी हाँ कभी ना। ठीक है, लेकिन सर आज के ऑब्जर्वेशन के बाद आगे इस पूरे मामले पर या फिर दफा 370 को लेकर के मुस्तकबिल में क्या कुछ सूरत हाल पैदा हो सकती है? क्योंकि ये तबसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। देखिए, ये इससे कश्मीरी लोग एक चैन की सांस लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको 370 हटाना है या जो भी करना है इससे, पहले आप कश्मीर में माहौल बनाइए, कश्मीरियों के साथ माहौल बनाइए। पर अभी तो मुझे नहीं लगता है वो सूरत हाल है कि आप कश्मीर में ये इस किस्म की बात भी कर पाए। तो और यहाँ आप अपनी बाकी जो देश है उसकी सियासत में 370 का इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ होने नहीं वाला।
आपने देखा होगा कि बीजेपी जब इलेक्शन थी तो उनका पहला जो एजेंडा था वो था 370 हटाना। जब इलेक्शन हो गई और वो पावर में आए तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जब इलेक्शन थी तब भी ये था कि 370 हटाएंगे। जम्मू कश्मीर में वो पावर में आए तो वहां पे उन्होंने दस्तखत कर दिए कि 370 की बात नहीं की जाएगी जब तक वो सरकार में है, एजेंडा ऑफ अलायंस में। तो बीजेपी को अपना रवैया साफ करना है। और मौजूदा सर अगर हम देखें इस पे, मौजूदा पीडीपी गवर्नमेंट जो है, भले वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन पीडीपी इसको लेकर के वाजे तौर पर अपनी बात कहती रही है। तो पीडीपी के लिए अब देखिए, सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर के खुशी भी जाहिर की और ट्विटर के जरिए बाकायदा इसका खैर मकदम किया है। तो पीडीपी के लिए क्या एक संजीवनी के तौर पर भी देखा जाए इस ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि अब उसको आने वाले वक्त में अपनी बात रखने में आसानी हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक सहारा मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो बिल्कुल वो अपनी बात तो रखेंगे कि 370 हटने नहीं वाला है, तो उनको तो फायदा होगा ही। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी फायदा होगा, क्योंकि वो भी 370 के हक में बोलते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी फायदा होगा, लेकिन सर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कहां खड़ा पाएगी अब इस तबसरे के बाद? क्योंकि वो तो इक्तदार में है नहीं, और उनके इक्तदार में ये बात आती तो सूरत हाल बिल्कुल अलग होती। और हम देखें तो रियासत में कुछ और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो पैंथर्स पार्टी हो चाहे कुछ और पार्टियां। पैंथर पार्टी बाकायदा इसकी मुखालिफत करती है। सियासत के हिसाब से रियासत में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जम्मू की जो पार्टियां हैं उनका हमेशा इसके खिलाफ वर्जी करना की उनकी जो रहा है एक स्टैंड, तो वो 370 के खिलाफ है। कश्मीर की पार्टियां जो है, मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, वो इसके हक में है। जहां तक अलगाववादियों का सवाल है, जो सेपरेटिस्ट कहलाते हैं, उनको कोई 370 से लेना देना नहीं है। उनकी बात ही कुछ और है। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, उनकी सियासत अलग है। तो मेन जो चीज है कि 370 के सपोर्ट में जो कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ पीडीपी नहीं और भी हैं, वो 370 के सपोर्ट में पूरी तरह है। और जम्मू की जो पार्टी है उसमें अब पैंथर्स पार्टी ने 370 को अपोज करना शुरू कर दिया। पर मैं एक चीज ये साफ कर दूं कि कुछ साल पहले भीम सिंह जी भी इसे सपोर्ट करते थे। ठीक है सर, हाँ, लेकिन अब नहीं। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं था, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज साहब भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन साहब, 370 पर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ताजा तबसरा सामने आया है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको खुशाइंद फैसला समझता हूं और इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मगर इसकी और तफसीलात हैं। वो ये है कि मसलन उन्होंने इसको करार दिया कि ये आर्जी नहीं है। तो दूसरा हमारा, मैंने जजमेंट नहीं देखा, मैं जजमेंट देखूंगा, क्योंकि पूरी जजमेंट में देखने के बाद ये इत्मीनान किया जाना चाहिए कि इसके साथ मजीद छेड़खानी नहीं की जाए। बिल्कुल ठीक बात है। वरना सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि रीसेटलमेंट बिल एक कानून बन गया है उसी दिन से जब दूसरी बार असेंबली ने इसको पास किया। और फिर एक इंसान ने उसका स्टे लाया और सक्सेसिव गवर्नमेंट तमाशा देख रही थी कि उस स्टे को कलअदम नहीं किया गया। वरना रीसेटलमेंट जो बिल था वो कानून बन गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो स्टे हो गया। अब 370 को पुष्टि होगी अगर 35A में भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया यही रहेगा। मेरी उम्मीद है रहेगा। उसके बाद बार एसोसिएशन को या किसी ग्रुप को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई एक आपने कहा यह आर्जी नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो नहीं दे सकते हैं शायद, या सोमोटो भी कर सकते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस जजमेंट। दे कैन आस्क द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव द एक्सप्रेशन ट्रांजिटरी temporary words, and the parliament will declare it is irrevocable. That is a necessity. Why? Because RSS will not accept it willingly. RSS has been पता नहीं मैं हिंदी में उर्दू में बोल रहा था, RSS तो हिंदुस्तान में
मसला खड़ा करने में शामिल है। मसला हल करने के साथ कभी आरएसएस ने अपने आप को जोड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन सर देखिए, अगर हम के बावजूद नहीं, लेकिन सोच साहब, अगर हम रियासत की बात करें, अगर हम कश्मीर की बात करें, तो वहां पर तो बीजेपी इसको लेकर के अब एक तरह से खामोश हो गई है, खामोशी अख्तियार कर ली है और पीडीपी अपनी बात वाजे करती है। लेकिन सेंटर में जाकर के 370 को लेकर के बात की जाती है अभी भी। बीजेपी के लिहाज से इसको कैसे देखते हैं आप? 370 को जम्मू की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो 370 की अपोजिशन, वहां की कांग्रेस, वहां की और जमातें, थोड़ा सा वहां एनसी और पीडीपी भी है, उनको तो कहना पड़ेगा कि 370 जो है ये हिंदुस्तान के आईन का मतलब जुज़्व लायनफक है और ये अब मुस्तकिल सूरत इसने अख्तियार की इस फैसले के बाद। अब हमको 35A का भी इंतजार करना चाहिए, उसे मजीद सपोर्ट मिलेगा और मेरा ख्याल है कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट 35A को जायज समझेगी, उसके खिलाफ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने 370 को कहा कि आर्जी नहीं है। तब जो वर्ड्स है ट्रांजिटरी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और वो बड़ा इम्तिहान है खुद पार्लियामेंट के लिए। हम मजबूर नहीं है कि जम्मू सपोर्ट करे, मान लीजिए आरएसएस खिलाफ है तो कश्मीर चट्टान की तरह खड़ा है, कश्मीर को फर्क नहीं पड़ेगा 370 पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि आइन में एक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर इसको कहीं से आने वाले वक्त में कुछ छेड़ना होगा तो क्या आपको लगता है कि मुल्क की जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है बीजेपी, वो इसको लेकर के किसी भी तरह से अमेंडमेंट की तरफ बढ़ सकती है या उसका रास्ता अख्तियार कर सकती है? मेरी अर्ज सुन लीजिए, कानून की हिफाजत तो के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये नाफिजुल अमल है, इसको पार्लियामेंट मतलब सवाल है सुप्रीम कोर्ट देखिए ये कौन सा कानून है, इसका अमल दरामद कैसे होगा। ये फैसला एक तारीखी नवियत का फैसला है, तो इसमें 35A पर भी असर पड़ेगा। इन्हें 35A में भी सुप्रीम कोर्ट मेरा अंदाजा है अब इसी तरह का फैसला देगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इसका खैर मकदम किया है सर, और वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी इसका खैर मकदम कर रही हैं। कश्मीर के लिहाज से आप कैसे देखते हैं जो कश्मीरियों का मुतालबा है और कश्मीरियों के जो हुकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से इस फैसले को कश्मीर के ऊपर क्या आने वाले वक्त में इसका असर पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा? नहीं सुनिए, अभी कोई साहब आपको बता रहे थे, मेरा ख्याल है कि जो हमारी अलायदी लीडरशिप है वो और मकासद की लड़ रही है, वो तो उनका जो ख्याल है उनका अपना ख्याल है, लेकिन मजबूरी तौर सारी कश्मीरियों को राहत दिल में पैदा होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा ये दो टोक फैसला दिया कि आर्जी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांजिटरी एंड टेम्परेरी है, इसलिए रियासती हुकूमत को फौरन मरकजी हुकूमत को कहना चाहिए वो अमेंडमेंट लाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी आप ये कह रहे हैं सर कि जो टेम्परेरी लफ्ज बाकायदा आइन में है उस लफ्ज को हटाया जाए अमेंडमेंट करके। एंड ट्रांजिटरी लिखा है, कश्मीरियों ने कभी इसको आर्जी नहीं माना, ठीक है, बुनियादी, लेकिन जो लिखा गया है उसको भी अमेंडमेंट करके हटाया जाए, आप ये मुतालबा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है देखिए रियासती हुकूमतों को वक्त वक्त पर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। मसलन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लाया तो उसके बाद जो 2-3 हुकूमतें तब से आई उनने कोई कोशिश नहीं की। अच्छा। हमारे बार एसोसिएशन ने भी कोई लड़ाई नहीं की। तो सर लेकिन हुकूमतों पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या रियासती हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं उसमें आप भी शामिल रहे हैं सर फिर, और अगर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं वहां पर भी आप थे? नहीं देखिए 370 पर या 35A पर कश्मीर के लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई अपनी है कश्मीर की, और कश्मीर का जो इशू है इसमें हमको सपोर्ट भी नहीं चाहिए। अगर जम्मू रहता है साथ तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर जम्मू की कुछ आवाजें इसके खिलाफ है तो मैं ये कहना चाहूंगा तो कश्मीर के लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और 370 एक बुनियादी चीज है, मुझे राहत है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और 35A को मानने का रास्ता खुल गया। लेकिन अगली बात जो ये है कि रियासती हुकूमत को जिम्मेदारी से जल्दी से ये मसला उठाना चाहिए मरकजी सरकार के साथ कि वो पार्लियामेंट में जाए
और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ट्रांजिटरी और ट्रांजिशनल जो है एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, अब ये देखना होगा कि आगे क्या इस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या फिर मरकजी हुकूमत। आप हमारे साथ जुड़े और वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सो साहब। तो चलिए इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से वक्फे का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम लगातार बने हुए बड़ी खबर पर, जो कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाली आइन की दफा 370 से मुतालिक है। इसको लेकर के दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम तबसरा किया है। कोर्ट ने यह तबसरा 2017 में अपने एक फैसले को लेकर किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर अपने तबसरे में कहा कि सालों से बने रहने की वजह से अब यह दफा मुस्तकिल हो गई है, जिसे हटाना नामुमकिन है। इसको लेकर के कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और रियासत की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा इसका खैर मकदम किया, ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और खुशी का इजहार किया। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इसको लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी इस तबसरे पर खैर मकदम अदा किया है। अच्छा है 370 पे वो डिक्ट आया है, लेकिन वो कहा ये परमानेंट है 3 हफ्तों के, मगर 370 को जो खोखला बनाया है उसको वापस करना है। बट फॉर 35 हमारी यह है कि हमारी इकोनॉमी वापस करो। बट सर बिगर इशू इज 35A हियरिंग इज गोइंग ऑन 9th of April। आई थिंक दैट इज द बिगर इशू। दैट इज आल्सो एन इशू, बट देयर इज एन आल्सो इशू इन दैट व्हिच आई कांट टेल यू नाउ। Let the discussion take place, then I'll tell you what you are saying. We have an autonomy which was granted to us. That autonomy must be restored to the people so that their honor is restored. Just playing tricks with it will not help. तो आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कुछ कहा। फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर पहले तो इसका खैर मकदम किया, लेकिन यह भी कहा कि जिस तरीके से दफा 370 को खोखला किया गया है उसे भी अब खत्म किया जाए और उसकी जो आफादियत है उसे वापस से फराहम किया जाए और जो ऑटोनॉमी है हमारी, यानी कि जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के जो तमाम अवाम है उनकी ऑटोनॉमी को वापस किया जाए उन्हें। यह बात भी फारूक अब्दुल्ला अपनी बात में कह रहे हैं। और चलिए बढ़ते खबरों में आगे रुख अगली खबर का। कंगन से खबर, जहां पर पत्थरबाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुई झड़प में मारे गए एक नौजवान के मामले पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि कल हुई झड़प में 22 साल का नौजवान गौहर अहमद जख्मी हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एसएसपी ने इस पूरे मामले पर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर कांस्टेबल गुलजार अहमद को सस्पेंड कर दिया और जांच का हुक्म दिया है। साथ ही नौजवान की मौत के बाद एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सर्विसेज पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस अफसरान के मुताबिक कानूनी निजाम को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट ने भी कल जांच के अहकाम दिए थे। गौरतलब है कि गांदरबल के कंगन में सिक्योरिटी फोर्स और पत्थरबाजों के दरमियान झड़प हुई थी। इसमें एक एसएसपी समेत 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे और करीब 40 लोग जख्मी हुए थे। इधर हुर्रियत लीडरान सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने शोपियां एनकाउंटर और सिविलियन की मौत के खिलाफ शोपियां चलो रैली को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी रैली को नाकाम कर दिया और पुलिस ने मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को उनके घर में एक बार फिर नजरबंद कर दिया है। मीरवाइज उमर फारूक जब अपने निगीन में मौजूद घर से शोपियां चलो रैली का आगाज करने जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। वहीं यासीन मलिक को श्रीनगर सेंट्रल जेल में नजरबंद किया गया है। गौरतलब है कि इतवार को शोपियां में हुए एनकाउंटर में 13 मिलिटेंट और 4 सिविलियन के साथ 3 जवान शहीद हो गए थे।
इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने शहीद लफ्ज के इस्तेमाल पर एतराज जताया है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मफाद परस्त लोग नौजवानों को बरगला कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत के जरिए अमन कायम करने की वकालत करते हुए कहा कि अगर मामला तशद्दुद से सुलझता तो मेन स्ट्रीम की पार्टियां भी इस रास्ते को अख्तियार करती। We are fighting for our rights, no doubt, but it's peaceful. Come to this valley and see the beauty that God has given to this valley. लोग आ रहे हैं, उनको वैसे भी लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं कि निकलो। अगर वो रास्ता सही होता तो फारूक अब्दुल्ला कहता वो रास्ता लो। What do you mean by martyrdom? What is the martyrdom? Are you going to get Pakistan? Are you going to get independence? What are you talking about? Don't mislead people towards destruction. First build ourselves. What have we got? हमें खाना नहीं है, वो भी हमें दिल्ली से लाना पड़ता है। और इधर वादी के ताजा सूरत हाल पर सियासी पार्टियों के बयानों के दरमियान CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी बातचीत के मरहले को ही आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मरकजी सरकार से अपील भी की है कि वो इस पूरे मामले पर कड़े इकदाम उठाएं। साथ ही वजीर आला को भी अपने लेवल पर अच्छे इकदाम उठाने चाहिए, उन्होंने ये बात भी कही। हमारे साथ CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब मौजूद हैं। तारिगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मुझे बताएगा कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है, आप हमेशा डायलॉग प्रोसेस को कहते थे कि डायलॉग इनिशिएट किया जाना चाहिए, नहीं कर पाए अभी तक, इसकी क्या वजह है? नहीं, सबसे पहले ये कि जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, हमारी नज़र में, मेरी नज़र में काफ़ी गंभीर है। जो अनसर्टिनिटी है, ये जो अभी वारदातें हुई, ये अक्कासी करती है कि जो अनसर्टिनिटी की सिचुएशन हमारी रियासत में, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में, और ये एक मेरे ख्याल में एक इट हैज़ सेंड अ मैसेज ऑफ कॉशन फॉर ऑल दोज हु मैटर इन द सिचुएशन, दोज पर्टिकुलरली इन अथॉरिटी, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। वो कॉशन क्या है कि सिचुएशन को रूटीन ना समझा जाए मुनासिब होगा, नहीं तो बार बार गलतियां होंगी और गलतियों से और ज़्यादा परेशानियों में इजाफा होगा, और इसका नतीजा ये होगा कि आवाम को तकलीफ़ होगी, आवाम के मुश्किलात में इजाफा होगा, और मजमूई तौर पर कोई ये जीतने का सौदा है नहीं, घाटे का ही सौदा रहेगा हर एक के लिए। कोशिश की गई थी हुर्रियत लीडरान के दरवाज़ों तक जाने की, उससे पहले कोशिश की गई लाहौर जाने की, वापसी में कहता है जो हिज़्ब इक़्तिदार में से वो लीडर हैं कि बाद में पठानकोट हुआ, बाद में ये चीज़ें हुई, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडर जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो इक़्तिदार में है, इक़्तिदार से बाहर है, क्या वो एड्रेस कर पाया कश्मीर इशू के डायलॉग को? मैं एक चीज़ बताऊँगा, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल क्वेश्चन का ताल्लुक है, ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना बहरान गहरा है। बहरान की वुसअत और ग्रेविटी जो है वो कुछ ऊंची है, और इसी वजह से मुल्क की सतह पर इसका रिस्पांस मिलना चाहिए। आज तक CM साहिबा ने भी कौन सी टीम अपनी मुकर्रर की, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की टीम मुकर्रर की, कम से कम एक दरवाजे दरीचे खुल जाते साहब। यहाँ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ, और न दिल्ली से कोई खातिर खा इनिशिएटिव हुआ। इस सिचुएशन में आप 2008 देखें, 12 देखें, उसके बाद 16 देखें, ये जो सूरत हाल है, मेन स्ट्रीम लीडर इस वक्त हुर्रियत की बात करता है, डायलॉग की बात करते हैं, बीते दिनों में तो वो मामूल के काम में जुट जाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि हमने हुर्रियत की बात की। सवाल डायलॉग का प्रोसेस, मेरा मानना ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया और वहाँ की जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको साथ लेकर बातचीत का अमल शुरू किया जाए, और अकॉर्डिंगली जो यहाँ की सरकार है, एक्टिव मिलिटेंट्स के साथ भी बातचीत की जानी चाहिए। Why not? मैं कहता हूँ किसके साथ, किसको आप मिलिटेंट कहते हैं? कल का बच्चा नाराज होकर बंदूक उठाने पर आमादा हो जाए, यार उसके साथ बात नहीं की जाएगी, फिर किसके साथ बात कर ले? उसको मनवाओ, वापस लाओ इस दायरे से, और उसको कॉन्फिडेंस जो टूट चुकी है हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, उसको रेस्टोर करने की जिम्मेदारी हम सब पर है।
और इधर शोपियां तसादुम और फिर कंगन में हुई नौजवान की मौत के सबब आज तीसरे दिन भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही और तालीमी और तिजारती इदारे भी बंद रहे। दुकानों के साथ प्राइवेट और सरकारी ऑफिसेज भी बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ना के बराबर दिखाई दी। कशीदा हालात के मद्देनजर इलाकों में भारी तादाद में फोर्सेस तैनात की गई हैं। इंतजामिया ने कुशीदा हालात को देखते हुए इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया है। तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का अहकाम जारी किया गया है। नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए सभी इलाकों में पुख्ता इंतजामात भी खास तौर पर इसको लेकर के किए गए हैं। उधर कुपवाड़ा में भी शोपियां चलो के ऐलान के बाद बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिला। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कुपवाड़ा के सभी दुकानों और दूसरे कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के चलते रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं हंदवाड़ा रूट की और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी ठप रहा। बढ़ते खबरों में आगे बात शाहिद आफरीदी की। जी हां, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ और साबिक क्रिकेटर इमरान खान की तर्ज पर शाहिद आफरीदी भी अक्सर हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। आफरीदी ने बुध को भी एक ट्वीट किया था जिस पर वो जमकर ट्रोल हुए और इंडियन ट्विटर यूजर्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। इसके बाद उन्होंने अब एक और ट्वीट किया है। बुध को सोशल मीडिया पर कश्मीर और भारत के खिलाफ ट्वीट करने के बाद शाहिद अफरीदी को जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में शाहिद अफरीदी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे तिरंगा थामे हिंदुस्तानी फैंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैन होने के नाते वे सभी का एहतराम करते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स की बात कही है। उनके इस दूसरे ट्वीट के बाद भी लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। इसके पहले इमरान खान ने भी हिंदुस्तानी फौज की जाबाजी से घबराकर एक ट्वीट किया था। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तानी फौज ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत मिलिटेंसी के सफाई का काम कर रही है। फौज ने गुज़िश्ता दिनों एक ऑपरेशन के दौरान 13 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। शाहिद अफरीदी और इमरान खान के ट्वीट का करारा जवाब देते हुए भारत के साबिक सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी उनका मजाक उड़ाया। गंभीर ने कहा कि अफरीदी नो बॉल पर मिले विकेट का जश्न मना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को उन्हें संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्दों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दुनिया भर के दहशतगर्द और दहशतगर्दाना तंजीमों के नाम हैं। इस लिस्ट में अकेले पाकिस्तान के ही 139 दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यूएन ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी की दहशतगर्दों की लिस्ट। लिस्ट में अकेले पाकिस्तान के 139 दहशतगर्द शामिल। लिस्ट में दाऊद और हाफिज भी शामिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्दों और दहशतगर्दाना तंजीमों की एक लिस्ट जारी की है, लेकिन इससे पाकिस्तान में बैठे दहशत के आका और उनके नुमाइंदों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि इसमें 139 नाम पाकिस्तान के हैं। लिस्ट में भारत का मोस्ट वांटेड और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम समेत हाफिज सईद का नाम भी शामिल है। दुनिया ने भारत की दलीलों पर मुहर लगाकर पाकिस्तान को न सिर्फ झूठा साबित किया है, बल्कि उसके मुंह पर तमाचा भी जड़ा है। डॉन न्यूज के मुताबिक लिस्ट में उन सभी के नाम हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ऐसी तंजीमों से जुड़े हैं जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट में पहला नाम ऐमान अल जवाहिरी का है, जो ओसामा बिन लादेन के बाद लश्कर तैयबा का सरगना बना है। लिस्ट में दाऊद इब्राहिम कास्कर का भी नाम है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक
दाऊद के पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं जो रावलपिंडी और कराची से जारी किए गए हैं। यूएन का दावा है कि दाऊद का कराची के नूराबाद इलाके के पहाड़ी इलाके में बंगला है। लश्कर सरगना हाफिज सईद का नाम लिस्ट में ऐसे दहशतगर्द के तौर पर शामिल किया गया है जिसे कई दहशतगर्द वारदातों में शामिल होने की वजह से इंटरपोल तलाश रहा है। हाफिज के हामी अब्दुल सलाम और जफर इकबाल को भी लिस्ट में डाला गया है। हाफिज की तरह ही इंटरपोल को इनकी तलाश है। पाकिस्तान की जिन दहशतगर्दाना तंजीमों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है उनमें अल रशीद ट्रस्ट, हरकतुल मुजाहिदीन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, वफा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, जैश मोहम्मद, रबिता ट्रस्ट, उम्मा तामीर ए नऊ, अफगान सपोर्ट कमेटी, रिवाइल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसाइटी, लश्कर झांगवी, अल हरमैन फाउंडेशन, इस्लामिक जिहाद ग्रुप, अल अख्तर ट्रस्ट इंटरनेशनल, हरकतुल जिहाद इस्लामी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात उल अहरर और खातिबा इमाम अल बुखारी शामिल हैं। पाकिस्तान सपोर्टेड दहशत गर्दाना तंजीमों ने कई बार हिंदुस्तान को दहलाया। हर बार भारत ने सबूत सौंपे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा सच्चाई पर पर्दा डालता रहा। यूएन की ये लिस्ट पाकिस्तान के उन सभी झूठों से पर्दा उठा रही है जो मानने को तैयार नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने फ्लड कंट्रोल मंसूबे के तहत जारी झेलम फ्लड प्रोटेक्शन के कामों पर डीपीआर के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के ओहदेदारों को 20 दिन के अंदर केस स्टडी रिपोर्ट सौंपने के भी अहकाम जारी किए हैं। साल 2014 में आई बाढ़ ने रियासत को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद से अक्सर बारिश के मौसम में नदियां खासकर झेलम उफान पर रहती हैं, जिससे लोग सहम जाते हैं। 2014 में आए सैलाब के बाद सरकार और इंतजामिया सैलाब के कहर से बचने के इंतजाम में लग गए। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीडीपी के जरिए 2083 करोड़ के प्रोजेक्ट के जारी किए जाने का ऐलान किया, लेकिन वक्त के साथ महकमे का जोश ठंडा होता गया और तकरीबन 4 साल बाद भी 2083 करोड़ में से सिर्फ 399 करोड़ ही खर्च हो सके। प्राइम मिनिस्टर ने पीएमडीपी में एक जो प्रोजेक्ट 2083 करोड़ का जो प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया और उसका फर्स्ट फेज में उन्होंने ये काम तो स्टार्ट कर दिया, जिसका 399 करोड़ का काम जो अभी ऑनगोइंग है, जो काम चल रहा है, जिसका जो दरिया झेलम में ड्रेजिंग हो रही है वो कश्मीर में लेकर सोपोर बारामूला में ड्रेजिंग अभी भी चल रही है। अब सरकार के वजीर इस मंसूबे के फेज 2 को शुरू करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तभी तो ओहदेदारों को 20 दिन के भीतर केस स्टडी करके रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। जी मीडिया के नुमाइंदे राजन बैस से बात करते हुए रियासती वजीर श्यामलाल चौधरी ने कहा कि 1684 करोड़ की लागत से झेलम फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे के दूसरे फेज का काम जल्द ही शुरू होगा। अभी जो काम है वो हमारे सेकंड फेज का काम है, जो 1684 करोड़ का काम जो सेकंड फेज का काम है, उसके लिए जो हम मॉरल स्टडी करानी थी वो काम हमारा चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है। और हमने कल ही उसकी मीटिंग अरेंज की और जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर, CWC, जो सारे जिन्होंने स्टडी करनी है वो भी वहाँ बैठे थे और वहाँ से यही एक डायरेक्शन दी गई कि 20 दिन का उनको टाइम दिया और 22 को हम जो जिस एजेंसी को डीपीआर बनाने के लिए कहा गया वेबकास्ट, उनको जो 22 के बाद उनको हैंडओवर करेंगे ताकि ये डीपीआर जल्दी बने और जल्दी बनने के बाद इस जो सेकंड फेज का काम उसको स्टार्ट करें, जो जिसका हमने बारामूला से लेकर सोपोर से बारामूला से आगे उड़ी तक जो जिसकी वाइडनिंग करने का काम रखा गया, जिसको 40 मीटर इससे दरिया झेलम को बढ़ाया जाएगा ताकि पानी की कैपेसिटी बढ़ सके। भले ही मंसूबे के लिए मिले रुपयों में से अभी तक आधी रकम भी खर्च नहीं हुई, फिर भी वजीर की बातों पर भरोसा करें तो भी इस बरसात तक झेलम फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा, इसके इम्कान कम ही लगते हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 में आए सैलाब के बाद सबक लेते हुए हुकूमत ने अब कुछ पुख्ता कदम उठाए हैं और 20 दिन की डेडलाइन दी है कि झेलम नदी के ऊपर बनने वाले बंद के लिए डीपीआर को तैयार किया जाए।
ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट में अपनी रुचि दिखाई है, उससे जम्मू कश्मीर की सरकार संजीदा हो चुकी है और जल्द ही दूसरे फेज का काम भी शुरू होगा, ताकि भविष्य में कभी भी सैलाब की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही हुकूमत तैयार हो। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और कल पाकिस्तान की जानिब से हुए सीज फायर की खिलाफ वर्जी में शहीद हुए जवान का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर से उनके घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि कल गोलीबारी में हिंदुस्तानी आर्मी की मराठा रेजिमेंट का एक जवान शुभम शहीद हो गया था और 4 जवान जख्मी हो गए थे। शहीद जवान महाराष्ट्र के प्रभानी जिले के कोरेनवाड़ी गांव का रहने वाला था। आर्मी अफसरान और जवानों ने शहीद के जस्ते खाकी को नम आंखों से रुखसत किया। और सीआरपीएफ एडीजी वीएसके कुमुंडी ने पैलेट गन की जगह पर प्लास्टिक गन की तजवीज का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अच्छी तजवीज का हमेशा खैर मकदम होता है। यह बात उन्होंने पुंछ दौरे के दौरान कही। सरहदी इलाकों पर चल रही गोलीबारी के दरमियान सीआरपीएफ एडीजी वीएसके कुमुंडी ने यह पुंछ का दौरा किया और पुंछ में तैनात सीआरपीएफ 72 बटालियन की 2 कंपनियों के जवानों से मुलाकात की और बटालियन के सिक्योरिटी से मुतालिक इकदामात के बारे में बताया। साथ ही जवानों की परेशानियों को भी सुना और दूर करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर एडीजी के साथ आईजी सीआरपीएफ भी मौजूद रहे और इस दौरान वीएसके कुमुंडी ने कहा कि सीआरपीएफ के लिए चुनौती कई हैं, लेकिन हमें उन सब चुनौतियों से निपटकर मुल्क की हिफाजत करनी होगी। और अब बात एक फेक न्यूज की। दरअसल इतवार को एक अंग्रेजी अखबार की जानिब से छापी गई खबर झूठी साबित हो रही है। अखबार में लिखा गया था कि वादी में हुए पथराव में 4 टूरिस्ट जख्मी हो गए हैं। इस खबर पर उमर अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का शिकार हुए टूरिस्ट नाम से एक ट्वीट किया था। उमर ने उसी अखबार का एक कैप्शन का स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हुए लिखा, ये पत्थरबाज किसी के दोस्त नहीं हैं और ना ही घाटी में किसी के हिमायती, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खबर गलत साबित होने पर उमर अब्दुल्ला को लोगों ने ट्रोल किया, या उन्हें इसके बाद अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल कौमी अखबार ने जिस खबर का तज़किरा किया था कि जम्मू कश्मीर में इन हालात के दौरान किसी होटलियर से बात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर से बात हुई है कि वाकई जो टूरिस्ट थे उन पे पथराव किया गया। एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जी इस्लाम के पास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फर अहमद बाबा, जो कि अलकासल का काफ़ी मारूफ रेस्टोरेंट है वादी का, शहर श्रीनगर का, उसके ओनर है। बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बाबा साहब, जो अखबार ने कोट किया है आपका नाम जिस तरह से, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मैं जानता हूँ किस ये कौन सा अखबार है, कौन मालिक है उसका, कौन एडिटर है, और वहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आया है जिसको पथराव हुआ होगा। मुझे किसी चीज़ का इल्मियत ही नहीं है, तो कैसे मेरे को मेरा नाम उन्होंने दिया है या टूरिस्ट का बताया है, मुझे किसी चीज़ की इल्मियत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपके रेस्टोरेंट में कुछ? Nothing has happened. No, there are a lot of tourists have come, but nobody has complained like that. कि somebody has been thrown the stones or he had come to me कि I have spoken to him. मुझे किसी चीज़ की इल्मियत ही नहीं है। तो बाबा साहब, उसके बाद आपने क्या किया? आपने पेपर वाले से रब्ता किया, जनरल से रब्ता किया? किसी को रब्ता नहीं किया, खाली मुझे पुलिस स्टेशन वालों ने उन्हें मेरे को बुलाया, बोला जी क्या क्या बात है, तो आई जस्ट गिव देम द सेम। नहीं, यहाँ पर कोठीबाग, तो आई गिव देम द सेम सिचुएशन कि ऐसी बात है। आई डोंट नो द पर्सन, नीदर आई नो कि कोई टूरिस्ट आया है जिसको जख्मी हुआ है, तो मैंने उसके साथ बात कुछ की है। आई डोंट नो एनीथिंग लाइक दैट, नीदर एनीबॉडी हैज कम लाइक दैट। आपको काफी फोन भी आए होंगे बाहर से? बाहर से बहुत फोन आए मेरे को, बॉम्बे से फोन आए कि यहाँ पर हालात कैसे है। मैंने उनको आई जस्ट गिव देम ऑल द कॉन्फिडेंस, यू कम ओवर हियर, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट, दिस बीन अ रॉन्ग न्यूज एंड समबडी हैज जस्ट क्रिएटेड अ मिसचिफ विद मी एंड आई डोंट नो व्हाई ही हैज डन लाइक दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर अहमद बाबा अलकासलका के हमारे काफ़ी मारूफ रेस्टोरेंट हैं, उसके प्रोपरेटर हैं। इनका कहना है कि इनके पास टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का कोई टूरिस्ट नहीं आया, बल्कि मुंबई और बाकी जगहों से जिस तरह से इन्हें टेलीफोन कॉल आते हैं कि एक कौमी खबर जो लगी थी अखबार में कि इनका कोट किया हुआ था कि यहाँ पर इंजर्ड जो टूरिस्ट थे उनके पास आए थे, इन्होंने नफ़ी की इस खबर की और कहा कि मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ, बल्कि मुझे पूछे बगैर, कोट किए बगैर किस तरह से खबर अखबार में लग गई। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और चलिए अब बुलेटिन के आखिर में चलते चलते आपको दिखाते हैं एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक खास रिपोर्ट।
IT सेक्टर में नौजवान हासिल कर रहे हैं रोजगार। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने उड़ान के बारे में बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज सुनी थी और मैंने चाहा कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊँ। और उसके बाद वहाँ पे जम्मू में ड्राइव हुई एक्चुअली, तो वहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू किया और इस कंपनी में वैकेंसीज थी और हमको जो ऑफर लेटर्स प्रोवाइड किए गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। ये बताऊंगा मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पता चला कि कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और हैदराबाद में काम करना बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उड़ान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को महज ट्रेनिंग की फराहमी ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार भी फराहम कराना मकसूद है। हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद ADS सॉफ्टेक ने अब तक 11 कश्मीरी नौजवानों को नौकरी की पेशकश की है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑल J&K यूथ हु आर अनएम्प्लॉयड टू प्लीज जॉइन देयर हैंड्स विद उड़ान प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गिव शेप देयर कैरियर। उड़ान स्कीम के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सॉफ्टवेयर की तरबियत देने के लिए बने पार्टनर ADS सॉफ्टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसाद सेवालंका कश्मीरी नौजवानों के मुजाहरे से न सिर्फ मुतमईन हैं बल्कि बेहद मुतासिर भी हैं। We have not only got students, we have got a different culture, a different set of mind of people who are very hardworking, which I never expected. We always used to think students from Kashmir means they are already into other activities and not necessarily into this. But I will tell all the other folks who are planning to get into this Udan program or the other employers who are looking at students from Jammu Kashmir to go and hire them. They are no different from others in the country, but what I found especially from them is their hunger to do something different. And they have proved themselves quite a few times in my company, specifically working hard. हैदराबाद के टेक्नोलॉजी इदारों की महारत और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जहानत और मेहनत से तवक्को है कि उड़ान से इस्तिफादा करते हुए कई और नौजवान यहाँ आएंगे और अपना मुस्तकबिल संवारेंगे।